Hello to my wonderful people present over here. Welcome back to your channel Career in Commerce. I hope you all are doing amazingly great. If you are new to this channel, do subscribe the channel and press the bell icon so that you can get every fresh video I'll post to make sure that you are start navigating towards the right direction. In the previous video, we have discussed about the functions of management. If you haven't seen this video, you should watch this video for the better clarity of this concept. In today's class, we will discuss about the last topic of this chapter, that is concept of coordination. In this class, we will get to know about its meaning, features, importance, and how coordination is the essence of management. So, without any further delay, let's get started. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन का क्या होता है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन को पढ़ने से पहले ना हमें लास्ट क्लास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या थे वो फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज की क्लास को समझने से पहले आप लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, ताकि ये आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शंस होते हैं, एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं कि क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर। 5 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और ऑर्गेनाइजिंग जो है ना, वो आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और साथ में ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को भी एस्टेब्लिश करते हैं। और स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही इंसान को सही जॉब के लिए सही टाइम पर सेलेक्ट करना, उसको चुनना या फिर ढूंढ के लाना। और डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि इंप्लॉयज को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना और मोटिवेट करना, ताकि जो भी टास्क उनको असाइन किए गए हैं वो उसे बहुत ही बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सके। और कंट्रोलिंग में हम ये मॉनिटर करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं, एक्चुअली में हम उसे अचीव कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से करेक्ट मेजर्स हैं जिससे हम अपने उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मैनेजर को ये सारे ही फंक्शंस और सारी ही एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, और ये सारे ही फंक्शंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो मैनेजर को इन सारी ही एक्टिविटीज और ये सारे ही फंक्शंस को साथ लेके चलना पड़ता है, इनमें तालमेल बिठाना पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। साथ लेके चलना, सारे फंक्शंस को एक साथ लेके चलना, उनमें तालमेल बिठाना, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच अ मैनेजर synchronizes activities of different departments in order to achieve organizational goals। मतलब कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब कि सारी ही एक्टिविटीज को साथ लेके चल रहा है, उसमें तालमेल बिठा रहा है, ताकि हम क्या कर सकें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो बाइंड करता है ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स जो कि सारे ही मैनेजमेंट के फंक्शन को बाइंड करता है, बांध कर रखता है। कोऑर्डिनेशन एक धागा है, और जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है ना, वो इसके मोती हैं। धागा जितना स्ट्रांग होगा, माला उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। तो इसी से आप कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल कोऑर्डिनेशन का है, कि वो एक ऐसा धागा है, ऐसा फोर्स जो बाइंड करता है, जो मतलब सारे ही मैनेजमेंट के फंक्शंस को अपने धागे में पिरो के रखता है, बांध के रखता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो सारी ही एक्टिविटीज को यूनाइट करके रखता है, बाइंड करके रखता है, ताकि हम अपने ग्रुप एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लगा के अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। जैसे क्रिकेट में सारे ही प्लेयर्स का प्री डिटरमाइंड पोजीशन पर प्लेसमेंट होता है, तो ये क्या है, ये भी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि सबको पता है कि मुझे यहाँ खड़ा होना है, मेरी पोजीशन ये है, तो सब उस अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये भी कोऑर्डिनेशन है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो मैच में फेस करनी पड़ेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं
कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, जैसे सेल, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक टारगेट डिसाइड किया कि मुझे अपनी सेल को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उसने प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर दी। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उसने सेल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स रख दिए, बहुत सारे डिस्काउंट्स रख दिए, वो भी ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो क्या ऐसे में हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? नहीं, हम अपने टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाए। क्यों अचीव नहीं कर पाए हम अपने टारगेट को? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। दो तीन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं और सिर्फ एक अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हुआ और हम अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन को ना इसलिए कभी भी एक सेपरेट फंक्शन कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को बाइंड करता है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो अब हम कोऑर्डिनेशन के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। मतलब कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट्स, नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट। मतलब कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हम सारे ही इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लगाते हैं ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, देन हमारा सेकंड फीचर है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे ही फंक्शंस और सारी ही एक्टिविटीज में यूनिटी लेकर आता है। ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ना यूनिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे अभी हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, जिसमें आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमने एक टारगेट डिसाइड किया जिसमें हमें सेल्स को बढ़ाना था। ठीक है, तो उसके लिए सेल वाले जो डिपार्टमेंट है उसने अपना अच्छा एफर्ट दिया, पूरी कोशिश की। देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी अपना फुल एफर्ट दिया, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं की। तो उस केस में हम क्या हुआ, हम अपने टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाए। तो क्यों अचीव नहीं कर पाए? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूनिटी ही नहीं थी। तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूनिटी होगी तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ओके, देन थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे एक बार परफॉर्म किया और बस हो गया, बट इट्स नीड इज फेल्ट एट एवरी स्टेप। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग तक चलता है और उसके बाद भी चलता रहता है। सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसलिए इसे बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये हमेशा ही चलता रहता है। फोर्थ फीचर है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब जो हर जगह जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड in all types of organization, in all departments and at all levels। जैसे कि स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, तो ये भी तो एक कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसी की वजह से सबको पता है कि हाँ ये टाइम इंग्लिश का है, इसमें आपको हिंदी पढ़ाना है। तो एक कोऑर्डिनेशन है। अगर ये टाइम टेबल ना हो तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और फिर स्कूल मैनेज कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है? तो सबके कोऑर्डिनेशन से ही एक स्कूल मैनेज होता है। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको यहाँ स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती है, स्कूल में भी जरूरत होती है, इवन आपके घर में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक परवेसिव फंक्शन है, हर जगह जरूरी होता है। फिफ्थ फीचर हमारा है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सारे ही मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, सारे ही मैनेजर्स मतलब हमारे 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टॉप लेवल मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, मतलब अपने मिडिल लेवल के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है और वो इंश्योर करता है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। उसके बाद जो मिडिल लेवल होता है वो तो टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के साथ ही कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है,
और जो लोअर लेवल होता है वो अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी काम है वो सारा प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है यानी। तो इसका मतलब जितने भी ये तीनों लेवल्स हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या मेंटेन करें या क्या एस्टेब्लिश करें, आपस में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करें। ओके, सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, इट इज अ डेलिबरेट एफर्ट। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब खुद से ही एस्टेब्लिश हो जाएगी। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर एक टर्म और बोली जाती है कि कॉपरेशन इज नॉट इनफ। सिर्फ कॉपरेशन करना काफी नहीं है, कॉपरेट करना काफी नहीं है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो नीडेड। ठीक है, इन दो टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे इन दो टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन तो एक मतलब सेम ही तो है, क्या अलग है इसमें? ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, दो केसेस लेते हैं और उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको ये दोनों ही जो टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट केस है जिसमें मान लीजिए मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है, ठीक है। और सेकंड केस है कि मुझे अपने पेरेंट्स से या फिर टीचर से ना बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है कि ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है। ये दो केसेस हैं। फर्स्ट केस, मेरा पढ़ने के लिए बहुत मन लगता है, पढ़ने का बहुत मन करता है। और सेकंड केस में मुझे मेरे पेरेंट्स से, मुझे मेरे टीचर्स से ना बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन मिलती है कि तुम्हें ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों ही केसेस मेरे पास हैं। अब जब हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, मतलब हम खुद से विलिंग है पढ़ने के लिए, मेरा खुद से मन करता है पढ़ाई करने का, तो इसे हम बोलते हैं कॉपरेशन। तो इसे हम बोलते हैं कॉपरेशन। और जब मुझे पेरेंट्स या फिर टीचर्स गाइड कर रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस मेजर सा यही होता है कि जो कॉपरेशन होता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है? कॉपरेशन इज रिलेटेड टू विलिंगनेस। कॉपरेशन जो होता है वो विलिंगनेस से रिलेटेड होता है। और कोऑर्डिनेशन किस चीज से रिलेटेड होता है? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, जब मैं खुद से पढ़ना चाह रही हूँ, खुद से पढ़ रही हूँ, तो वो चीज मेरी कॉपरेशन हो गई, क्योंकि मैं खुद से विलिंग हूँ उस चीज को करने के लिए। और जब मुझे डायरेक्शन मिल रही है या फिर गाइडेंस मिल रही है, तो वो चीज मेरी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके डिफरेंस को समझना काफी नहीं है, हमें यह समझना होगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का ही होना जरूरी है। मतलब अगर सिर्फ कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब भी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। और सिर्फ ये है और ये नहीं है, तब भी हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये होगा, ये नहीं होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन होगा या कॉपरेशन नहीं होगा? तो इसका इफेक्ट को भी समझना जरूरी है। तो फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई करती हूँ, पर मुझे ना सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं पता। बस मेरा पढ़ने का मन करता है, पढ़ने में मन भी लगता है, पर मुझे पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो क्या ऐसे में मैं अपने टारगेट को, अपने रिजल्ट को अचीव कर पाऊंगी? जी नहीं, मेरे मार्क्स सफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में मैं खुद से पढ़ना चाहती हूँ पर गाइडेंस नहीं है मेरे पास। मतलब इस केस में कोऑपरेशन तो है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या हम टारगेट को अचीव कर पाए? नहीं। ठीक है, अब दूसरा केस समझिए। दूसरे केस में मेरे पास गाइडेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मेरे टीचर्स हैं या जिनसे भी मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, पर मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो क्या इस केस में हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इस केस में हमें गाइडेंस मिल रही है, मतलब कोऑर्डिनेशन तो है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है। आप तो कोऑपरेट कर ही नहीं रहे, आप तो पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या टारगेट अचीव होगा? आपके मार्क्स फिर से सफर करेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों ही एग्जाम्पल से देखा कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन विल नॉट वर्क एंड विदाउट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन विल नॉट वर्क।
तो इसलिए ये एक टू वे रिलेशनशिप होता है और दोनों का ही होना जरूरी है, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो समझ आया आपको अच्छे से? अगर समझ आया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें काम करने वाले लोग भी बढ़ते जाएंगे। उनका इंटरेस्ट, वे ऑफ वर्किंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग डिफरेंट है, और इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप की तरह काम करना है, विच इज नॉट अ इजी टास्क। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बट थ्रू कोऑर्डिनेशन हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हम सारे ही मिलके अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दें टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से इतने सारे डिफरेंसेस थे, फिर भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इजी हो गया और हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, और मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। लेकिन सबकी जो पॉलिसीज होती हैं, गोल्स होते हैं, स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, वो अलग अलग होता है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सेल को 10% इंक्रीज करना चाहता है बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज के लिए अग्री नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से डिस्काउंट देना उसे लॉस ऑफ रेवेन्यू लग रहा है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को, ऐसे क्लैशेस को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकेज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम अलग अलग एक्टिविटीज को लिंक कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वैसे वैसे उसकी डिफिकल्टीज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम मेन एक्टिविटी को सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं और उसे अलग अलग क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट को अलॉट कर देते हैं, जो अपने पर्टिकुलर वर्क में, अपने पर्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि सिर्फ वही क्वालिफाइड है, वही सब कुछ जानते हैं, उन्हें ही सब कुछ पता है। इवन वो अपने पर्टिकुलर एरिया और स्पेशलाइजेशन में किसी की भी एडवाइस और सजेशन लेना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में अलग अलग स्पेशलिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो देखा आपने कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समझते हैं इसको। जब भी कोऑर्डिनेशन की बात होती है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सिक्स्थ फंक्शन माना जाए या नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट के बाकी 5 फंक्शंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन कोऑर्डिनेशन फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन को सिक्स्थ फंक्शन माना जाए या नहीं। तो मैनेजमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि हेनरी फ्यूल और एलन का ये मानना है कि कोऑर्डिनेशन को उन्होंने एक अलग से सेपरेट फंक्शन कंसीडर किया है। ठीक है। लेकिन कुछ मॉडर्न मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि बाकी जितने भी मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है। तो उनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन को हम अलग से सेपरेट फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दी अदर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसलिए हम इसको अदर फंक्शन के तौर पे सेपरेट फंक्शन नहीं मान सकते।
तो इसीलिए मॉडर्न मैनेजमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि कूंट्ज और ओडोनल के हिसाब से उन्होंने कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देख लेते हैं किस तरह से कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के बाकी अदर फंक्शंस का क्या होता है, मेजर पार्ट होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्लानिंग में किस तरह से जरूरी होता है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की क्या पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है, आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, हमें ऑर्गेनाइजिंग में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अलग अलग एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करें और उसको वर्क को असाइन करें, क्योंकि ऐसा भी कोई काम नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को असाइन ना किया हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने सेम वर्क को 2 बार असाइन कर दिया हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे जरूरी होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के पास अगर बहुत ही ज्यादा सरप्लस स्टाफ है या बहुत ही ज्यादा कम स्टाफ है तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, क्योंकि हर मैनेजर ये चाहता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को ऐसे लोगों से फिल करे जो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ताकि एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तभी ये पॉसिबल है। डायरेक्टिंग में किस तरह से कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, कैसे हम कोऑर्डिनेशन का यूज करते हैं? देखिए, डायरेक्टिंग में जैसा कि हम जानते हैं कि हम डायरेक्टिंग के अंदर गाइड करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करते हैं ताकि क्या कर सके, वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। लेकिन गाइड और सुपरवाइज करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है। कंट्रोलिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है? कंट्रोलिंग में हम सारे ही प्लान्स को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, जो भी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं उसको हार्मोनाइज करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। तो इसमें हम कंट्रोलिंग में तो और भी ज्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सारे ही प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन का रोल इसमें और भी ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन सभी डिस्कशन के बाद हम बिना किसी डाउट के ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो हमने देखा कि कैसे कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है, सारे ही फंक्शंस में रिक्वायर्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस आर फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड that ties all these flowers to form a garland for the organization। तो आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप उसे जरूर जाकर देखिए, आपको ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मोर वीडियोस टू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डीप नॉलेज। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।